हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों ने शुरू किया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। उससे पहले हम लोगों ने किया था कार्डिनल अप्रोच। हम ये दोनों अप्रोच किस लिए कर रहे हैं बच्चों? हम ये दोनों अप्रोच कर रहे थे सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? कार्डिनल में तो ये था कि हम सेटिस्फैक्शन को नंबर से मेजर करें, और नंबर्स में मेजर करना एक डिफिकल्ट टास्क है। अजम्पशन के बेस पे हम मेजर कर रहे थे यूटिल्स में। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं कि आप सेटिस्फैक्शन को नंबर से मेजर कर सकते हो, जिसे बोलते हैं कार्डिनल। लेकिन हिक्स और एलन क्या बोलते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि कार्डिनल अप्रोच इज नॉट पॉसिबल। हिक्स एलन बोलते हैं कि हम सेटिस्फैक्शन को इन रियल लाइफ रैंक्स में मेजर करते हैं, प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिली या फिर कम मिली। एप्पल से ज्यादा मिली, बनाना से कम मिली, या बनाना से ज्यादा मिली, एप्पल से कम मिली। इस तरह हम करते हैं बच्चों, तो प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो ऑर्डिनल अप्रोच में हमने ये देखा बच्चों कि सेटिस्फैक्शन को आप रैंक्स में मेजर कर रहे हो, और जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना चाहते हो, कंज्यूमर का स्टेट ऑफ रेस्ट कहां है, तो आप इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को यूज करते हो बच्चों। सबसे पहले हमने शुरू किया व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या था बच्चों? इंडिफरेंस कर्व एक कर्व था which shows all possible combinations of two goods which a consumer can buy with his given level of income. इनडिफरेंस कर्व एक कर्व था बच्चों जो शो करता था ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम। और जितने भी कॉम्बिनेशन पी क्यू आर एस टी, जितने भी कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व विल गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि इस कर्व पे वो कॉम्बिनेशन है जिन कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर ने एक गुड को तो इंक्रीज किया है पर दूसरी गुड को सेक्रीफाइस भी किया है। सो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन सेम। ही इज इनडिफरेंट कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करूं। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन कोई होते हैं तो जिस कर्व पे वो कॉम्बिनेशन शो किए जाते हैं उन कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं इनडिफरेंट कॉम्बिनेशन, जो उस कर्व को बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या बच्चों? इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है? इनडिफरेंस कर्व की शेप क्या है बच्चों? आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्यों है? एक गुड को आप गेन कर रहे हो, दूसरी गुड को आप लॉस कर रहे हो। एक को गेन, दूसरी को लॉस, एक को गेन, दूसरी को लॉस। कर्व विल बी डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड। अगर आप दोनों गुड्स को बढ़ा रहे होते तो इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता। बट आपके कंज्यूमर, जिस कंज्यूमर को आप लेके चल रहे हो, उस कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है और वो दोनों ही गुड ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता बच्चों। अगर एक गुड को इंक्रीज करेगा, दूसरी को लॉस करेगा, तो कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये था बच्चों कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स? बच्चों, कर्व कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका एमआरएस। व्हाट इज एमआरएस? एमआरएस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। बच्चों, हाउ टू फाइंड आउट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? बच्चों, एमआरएस एक रेट है जिस रेट से आप एक गुड को इंक्रीज कर रहे हो, दूसरी गुड को डिक्रीज कर रहे हो। फिर से, जिस रेट से आप एक गुड को इंक्रीज कर रहे हो, दूसरी गुड को डिक्रीज कर रहे हो, वो होता है एमआरएस। बच्चों, फॉर्मूला क्या बताया था आपको? फॉर्मूला बताया था लॉस ऑफ गुड वाई, यानी लॉस ऑफ बनानास इस टेबल के अकॉर्डिंग, एंड गेन ऑफ गुड एक्स, मतलब कि एप्पल्स। जिस गुड को आप लॉस कर रहे हो और डिवाइड बाय जिस गुड को आप गेन कर रहे हो, इससे आप एमआरएस निकाल सकते हो। बच्चों, पहले कोई एमआरएस नहीं था, डैश। कॉम्बिनेशन क्यू पे आपने क्या देखा कि आपने बनानास को 5 यूनिट से सेक्रीफाइस किया और एप्पल को 1 यूनिट से गेन किया, तो आपका रेट आया 5:1। लॉस इज 5, गेन इज 1। फिर देखा आपने लॉस किया 4 यूनिट्स का, 10:6, और गेन हुआ 1 एप्पल का, 4:1। ऐसे 3:1, ऐसे ही 2:1। बच्चा, एक बात बताइए, यहां रेट डिक्रीजिंग है, मतलब कंज्यूमर जो है ना, वो ये देख रहा है कि जब मैं बनानास को सेक्रीफाइस कर रहा हूं और एप्पल को गेन कर रहा हूं, एप्पल को जब मैं गेन कर रहा हूं तो एप्पल से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मेरी फॉल होगी, क्योंकि मैं मोर एंड मोर कंज्यूम कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट्स, सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब एप्पल से सेटिस्फैक्शन फॉल हो रही है तो वो बनाना पे जाना चाहता है, वो बनाना कंज्यूम करना चाहता है, पर बजट इज लिमिटेड, बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट बनाना को कंज्यूमर लेस एंड लेस सेक्रीफाइस करना चाहता है,
लेस एंड लेस, कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है। इसीलिए यहां पर MRS हमने डिक्रीजिंग लिया बच्चों। पहले 5 यूनिट सेक्रीफाइस करी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरह से। तो MRS डिक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि एप्पल से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो रही है और बनाना से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। इसीलिए कंज्यूमर एप्पल को गेन करते वक्त बनाना सेक्रीफाइस तो करेगा, बट कम से कम सेक्रीफाइस करेगा। बच्चों समझ में आप लोगों को? तो MRS डिसाइड करेगा कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। अभी MRS डिक्रीजिंग है। अगर MRS डिक्रीजिंग है और आप कर्व बनाओगे तो आपका कर्व कॉन्वेक्स आएगा बच्चा, आपका कर्व कॉन्वेक्स आएगा। तो ड्यू टू डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS अगर डिक्रीजिंग होता है, इस वजह से आपका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स आता है बच्चों। अगर मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन आ जाए कि इफ MRS इज इंक्रीजिंग, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग है, तो इंडिफरेंस कर्व विल बी, आप बोलेंगे बच्चों कॉन्केव, आईसी कॉन्केव होगा। अगर MRS कांस्टेंट है 1:1, 1:1 या 2:1, 2:1, 2:1, तो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड तो होगा, क्योंकि एक गेन और एक लॉस हो रहा है, बट स्ट्रेट लाइन होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा, ना कन्वेक्स ना कॉन्केव। सो वी कंक्लूड दैट कि MRS डिसाइड करता है कि स्लोप कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा। बच्चा थर्ड प्रॉपर्टी थी कि हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज्यादा ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा, उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी बच्चों। कैसे? जब इंडिफरेंस कर्व हायर होता है ना, तो कंज्यूमर दोनों ही गुड्स ज्यादा परचेज कर रहे होते हैं। देखो इस कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन ए एंड कॉम्बिनेशन बी पर जो IC2 पर है, हायर IC पे, यहां पर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन ए। तो कॉम्बिनेशन बी को आप क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन बी को आप बोलते हैं मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, मोनोटॉनिक कॉम्बिनेशन। मोनोटॉनिक कॉम्बिनेशन वो होते हैं जो कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को दोनों ही गुड्स ज्यादा मिल रही हो, या फिर एक गुड ज्यादा मिल रही हो पर दूसरी कम भी ना मिल रही हो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मोनोटॉनिक कॉम्बिनेशन हमने किया था। उसके बाद प्रॉपर्टीज में बच्चों, प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपकी थी बच्चों, वो थी कि इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा हायर होगा, उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी बच्चों, इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते बच्चों। अगर दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो एक कॉमन पॉइंट आता है, दैट इज ए कॉम्बिनेशन और बी कॉम्बिनेशन सेम इंडिफरेंस कर्व पे, IC1 पे सेटिस्फेक्शन सेम देंगे। बोलो यस और नो? ऑब्वियस सर यस, क्योंकि सेम देंगे एक ही इंडिफरेंस कर्व पे। कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन सी भी सेटिस्फेक्शन सेम देंगे, सेम इंडिफरेंस कर्व पे। मैथमेटिकली ए और बी सेटिस्फेक्शन सेम दे रहे हैं, तो ए और सी भी सेम दे रहे हैं, तो इसका मतलब बी और सी भी सेम सेटिस्फेक्शन देने चाहिए, बट नहीं, क्योंकि C इज ऑन हायर IC, B इज ऑन लोअर IC, रिजल्ट इज रॉन्ग। इसलिए हम बोलते हैं टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चों एक प्रॉपर्टी और थी, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स को टच करेगा, इट मींस कि आप एक्स का कंजम्पशन तो कर रहे हैं, बट वाई का नहीं कर रहे। वाई एक्सिस को टच करेगा तो आप वाई का कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन एक्स का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं बच्चों। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि अगर मैं बोलूं कि इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्वेक्स होता है। अगर आपको बोलते हैं कि व्हाट आर द एक्सेप्शनल शेप्स, व्हाट आर द एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? इंडिफरेंस कर्व की दो एक्सेप्शनल शेप्स मैं आपको बता रहा हूं। एक्सट्रीम शेप्स जो होती हैं, सबसे पहली शेप है कि अगर अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं बच्चों, बच्चों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है? इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, कि एक गुड और दूसरी गुड दोनों ही सेम है, कंज्यूमर एक की जगह दूसरी यूज कर सकता है परफेक्टली, वहां पे उसको नहीं पता, वहां पे उसको नहीं पता कि कौन सी गुड यूज कर, दोनों सेम सेम दिख रही हैं। तो इस केस में MRS जो होगा बच्चों, अगर दोनों गुड सेम सेम है, ऑब्वियस दोनों गुड से सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही है, तो वहां पे कंज्यूमर इनडिफरेंट है कौन से गुड्स लूं। इस केस में MRS ना इंक्रीजिंग होगा ना MRS डिक्रीजिंग होगा। अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है बच्चों, तो MRS कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। और अगर MRS कांस्टेंट हो तो इंडिफरेंस कर्व ना कन्वेक्स होगा ना कनकेव होगा।
क्योंकि अगर एमआरएस डिक्रीजिंग होता है, आप लोगों ने पढ़ लिया कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स, अगर एमआरएस इंक्रीजिंग होता है तो मैंने बताया आपको एमआरएस इंक्रीजिंग होगा तो आईसी कॉनकेव होगा। अगर एमआरएस कांस्टेंट है, एमआरएस अगर कांस्टेंट है तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा बच्चों? इंडिफरेंस कर्व होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ना कन्वेक्स ना कनकेव, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। बच्चों एमआरएस डिसाइड करता है कि स्लोप क्या होगा। मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक दिखाता हूं बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है एमआरएस के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बच्चों ध्यान से सुनिएगा सर, एमआरएस होता क्या है? हम लोगों ने पढ़ा कि एमआरएस रेफर्स टू द रेट एट विच वन गुड इज गेन बाय सैक्रिफाइसिंग अनदर। जिस रेट से हम एक गुड को गेन करते हैं दूसरी को लॉस करते हैं, एक गुड को गेन करते हैं दूसरी को लॉस करते हैं, उस रेट को बोलते हैं एमआरएस। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है लॉस यानी सैक्रिफाइस ऑफ वन गुड डिवाइड बाय गेन ऑफ अनदर। आप एप्पल को गेन कर रहे थे, बनाना को लॉस कर रहे थे, तो जो लॉस है वो ऊपर, जो गेन है वो नीचे, ऐसा आपने रखा। तो एमआरएस जो आप डिसाइड करते हो वो इस फॉर्मूले के बेस पे डिसाइड करते हो कि क्या आएगा, लॉस अपॉन गेन, सिंपल। तो बच्चों यहां लिखा है कि एमआरएस इज द रेट, एमआरएस इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप बनानास फॉर वन मोर यूनिट ऑफ एप्पल। एक एप्पल गेन करने के लिए कंज्यूमर कितने बनाना सेक्रीफाइस कर रहा है? पहले 5 यूनिट सेक्रीफाइस किया हम लोगों ने, देखो बच्चों टेबल में हमने सबसे पहले 5 यूनिट सेक्रीफाइस की बच्चों, उसके बाद हमने 4 यूनिट्स, उसके बाद हमने 3 यूनिट्स, उसके बाद हमने 2 यूनिट्स। जिस रेट से कंज्यूमर सेक्रीफाइस कर रहा है उस रेट को बोला हमने एमआरएस। तो कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप बनानास टू गेन 1 यूनिट ऑफ एप्पल। एप्पल की यूनिट 1 गेन कर रहा था, बनाना की सेक्रीफाइस कर रहा था, बट लेस एंड लेस। उसका रीजन मैंने बता दिया बच्चों। अब देखो कि एमआरएस जो है बच्चों, एमआरएस जो है उसका फॉर्मूला आपको पता चल गया कि क्या होता है। फॉर्मूले के बाद, फॉर्मूले के बाद बच्चों it must be noted that mathematical terms के according MRS should always be negative as numerator is sacrificed will always have negative value. However, for analysis absolute value of MRS is always considered. Mathematically तो MRS negative होगा, पर मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स की बात क्या कर रहे हैं कि कंज्यूमर कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कंज्यूमर 1 यूनिट एप्पल लेने के लिए 5 सेक्रीफाइस कर रहा है, हमारे से 5। हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलेंगे, हम इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर में एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलेंगे 5 4 3 2 1 दैट्स इट। माइनस का चक्कर कोई भी नहीं है आपके लिए। तो बच्चों देखो, कंज्यूमर ने एक एक एप्पल गेन किया, 1 2 3 4 5, हर बार कंज्यूमर एक एप्पल गेन कर रहा है, पर बनाना को सेक्रीफाइस कर रहे हैं पहले 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से। इसका मतलब क्या है बच्चों कि लॉस ऑफ बनाना इज 5, गेन ऑफ एप्पल इज 1। देन इन कॉम्बिनेशन आर लॉस ऑफ बनाना इज 4 यूनिट्स एंड गेन ऑफ एप्पल इज 1 यूनिट। कंज्यूमर का जो रेट आ रहा है एमआरएस वो है डिक्रीजिंग, एमआरएस इज डिक्रीजिंग। अगर एमआरएस डिक्रीजिंग है, इसी वजह से आपका इंडिफरेंस कर्व बच्चों कॉन्वेक्स शेप का होता है। यह आप बात ध्यान रखें बच्चों, भूले नहीं। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात और सुनो बच्चों, छोटी सी बात कि वाई एमआरएस फॉल, हम लोगों ने इसकी बात कर ली है वैसे इंडिफरेंस कर्व में कि एमआरएस फॉल क्यों। बच्चों एमआरएस फॉल इंडिफरेंस कर्व के केस में फॉल क्यों होता है? अगर कंज्यूमर एक गुड को मोर एंड मोर कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। जो दूसरी गुड है उससे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही होगी। इसका मतलब जो दूसरी गुड है उसको कंज्यूमर कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा, क्योंकि पहली गुड तो वो ज्यादा कंज्यूम किए ही जा रहा है, दूसरी को अभी करना चाहता है पर बजट लिमिटेड है, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा बट कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, इसलिए एमआरएस फॉल होता है बच्चा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर आप लिख सकते हो कि इफ MRS of X and Y या MRS of A and B is increasing, तो indifference curve जो होगा will be concave, as like this।
आईसी कॉन्वेक्स आएगा बच्चों आपका। अगर आपका एमआरएस इंक्रीजिंग होता है तो आपका आईसी कॉन्केव आएगा। बी पॉइंट ये है कि इफ एमआरएस इज कांस्टेंट, इफ एमआरएक्स इज कांस्टेंट, तो आपका आईसी विल बी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, आईसी विल बी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइक दिस। आपका आईसी इस तरह से आएगा। अब मैं आपको पढ़ा रहा था बच्चों एक्सेप्शनल शेप्स, एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ध्यान से सुनिएगा बच्चा। सबसे पहली शेप क्या है? When two goods are perfect substitutes, अगर दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, द कंज्यूमर इज कंप्लीटली इंडिफरेंट कि वो कौन से यूज करे, दोनों एक जैसी दिखती है बच्चों। तो बच्चों अगर दोनों गुड्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, दोनों गुड्स आइडेंटिकल है, तो इस केस में इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। इंडिफरेंस कर्व की शेप जानने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस केस में एमआरएस कितना होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे लेके चलेंगे आप। इसको एग्जांपल से करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल, बच्चों हम कर रहे हैं एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहली शेप है कि इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, आईसी की शेप का होगा बच्चों। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। मान लीजिए आप कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, कुछ कॉम्बिनेशन के साथ आप लिख रहे हैं गुड एक्स और फिर लिख रहे हैं बच्चों आप गुड वाई, उसके बाद लिख रहे हैं बच्चों आप एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई। बच्चों सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी वही है, बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या है कि दोनों गुड्स आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, दोनों से कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन सेम मिलती है। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर कंज्यूमर गुड एक्स को मोर कंज्यूम करना चाहता है, ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है, तो उसको दूसरी गुड को सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम तो लिमिटेड है बच्चों। मान लीजिए जब कंज्यूमर 1 यूनिट गुड एक्स की ले रहा था और 10 यूनिट गुड वाई की ले रहा था, लेट्स, अगर कंज्यूमर ने गुड एक्स को एक और कंज्यूम किया, तो मान लीजिए कंज्यूमर को गुड वाई की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, मान लीजिए 8 यूनिट्स पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक गुड को कंज्यूम करने के लिए एक्स की कंज्यूमर को 2 वाई की लॉस करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। तो समझ में आया बच्चों? एक गेन करने के लिए कंज्यूमर को 2 लॉस करनी पड़ती है, मतलब कि 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स इज इक्वल्स टू 2 यूनिट ऑफ गुड वाई। ठीक है, तो हमारा एमआरएस कितना हो बच्चों? लॉस इज टू गेन 2:1। अब कंज्यूमर को एक और मान लीजिए गुड एक्स की यूनिट गेन करनी है, तो कंज्यूमर को 2 ही यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी बच्चों, ज्यादा नहीं और कम भी नहीं, क्योंकि 1 गुड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 यूनिट ऑफ गुड वाई। एमआरएस इज कांस्टेंट इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। दोनों गुड्स सेम है, तो दोनों गुड से सेटिस्फैक्शन उसकी हमेशा सेम रहेगी, तो 1 यूनिट गेन करने के लिए हमेशा उसको 2 ही यूनिट सेक्रीफाइस करनी है बच्चों। इस केस में एमआरएस आपका क्या है बच्चों? ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, इट इज कांस्टेंट। तो अगर एमआरएस कांस्टेंट है, जब आप इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे बच्चों, तो आपका इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, indifference curve is straight line downward sloping from left to right. This is the first exceptional case. Exceptional shape क्यों बच्चों? क्योंकि generally indifference curve is convex, not downward sloping straight line. Downward तो होता है but straight line नहीं होता है। तो straight line कब होगा? जब दो गुड्स perfect substitute हैं। अब आते हैं बच्चों second exception पे। When two goods are perfect complementary goods, अगर दो गुड्स perfect complementary, मतलब कि एक के बिना दूसरे का कोई यूज नहीं। अगर आपके पास एक ही यूनिट है, एक गुड की दूसरे की है ही नहीं, तो पहले वाले गुड की कोई यूटिलिटी नहीं है बच्चों, वर्थलेस। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? एग्जांपल क्या है सर? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एज लाइक बच्चों आपका लेफ्ट शू और आपका राइट शू। पेयर ऑफ शू में 2 शू होते हैं, लेफ्ट और राइट।
आपको अगर लेफ्ट शू का कंजम्पशन बढ़ाना है बच्चों, तो आपको राइट शू का भी कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। दोनों का कंजम्पशन बिना बढ़ाए आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ सकती बच्चों। तो कंज्यूमर दोनों ही गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाता है अगर दो गुड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, सेटिस्फैक्शन लेवल उसका बढ़ जाए। इट मींस परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में बच्चों लॉस और गेन तो नहीं हो रहा कि कंज्यूमर गेन कर रहा है एक गुड का, दूसरे का लॉस कर रहा है। लेफ्ट शू बढ़ाया जा रहा है, राइट शू को कम कर रहा है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एमआरएस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप लॉस और गेन नहीं कर रहे, आप दोनों गुड्स को ही कंज्यूम कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करनी है बच्चों। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते लॉस अपॉन गेन, क्योंकि लॉस तो आप कर ही नहीं रहे बच्चों। ऐसा कंज्यूमर कभी नहीं चाहेगा कि लेफ्ट पेयर ऑफ शू को बढ़ाए और राइट पेयर ऑफ शू को कम कर दे। राइट पेयर नहीं, राइट शू की यूनिट्स कम कर दे, लेफ्ट शू की यूनिट्स बढ़ा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इस केस में एमआरएस इज नॉट डिफाइंड। तो आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होगी बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप। कौन सी शेप बच्चा, एल शेप, ये राइट एंगल शेप इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर कंज्यूमर अगर एक यूनिट लेफ्ट वाले शू की मान लो बढ़ाता है, तो कंज्यूमर को राइट वाले शू की भी यूनिट बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो उसे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं मिलेगी। तो दोनों ही गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ रहा है कंज्यूमर को। यहां पर इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो तब होगा जब एक को बढ़ाएंगे दूसरे को लॉस करेंगे। तो इस केस में आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा आएगा बच्चों, एल शेप, ये ध्यान रखिएगा। तो दो एक्सेप्शनल शेप है बच्चों इंडिफरेंस कर्व की, कि अगर गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो इंडिफरेंस कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, इस केस में आपका इंडिफरेंस कर्व एल शेप या राइट एंगल शेप होगा। ये छोटा सा टॉपिक था बच्चों। तो इंडिफरेंस कर्व टॉपिक में आप लोगों ने बच्चों मीनिंग, प्रॉपर्टीज, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, एमआरएस और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज विद एक्सेप्शंस आपने कर ली बच्चों। अब जो टॉपिक बचता है ना बच्चा, वो बचता है बजट लाइन। ये ऑर्डिनल यूनिट जो है बच्चों, ऑर्डिनल अप्रोच जो है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इंडिफरेंस कर्व और दूसरा बजट। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों ही टूल है ऑर्डिनल अप्रोच के, जिसके थ्रू आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर कर पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इंडिफरेंस कर्व खत्म हो गया। अब बजट लाइन हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। बजट लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चा, ध्यान से सुनना। बजट लाइन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक। बजट लाइन बच्चों, बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कह सकते हैं। बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कह सकते हैं। बजट लाइन वो लाइन है जो कंज्यूमर का बजट डिसाइड करती है, कंज्यूमर कितनी इनकम से कितनी यूनिट्स दो गुड्स की खरीद सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन। मैं एक डेफिनेशन बोलूंगा बच्चों। बजट लाइन इज अ लाइन, इट इज अ लाइन which shows, it is a line which shows all possible combinations, all possible combinations, all possible combinations of two goods, of two goods which a consumer can buy, which a consumer can buy with his given level of income, गिवन लेवल ऑफ इनकम या फिर बजट। इनकम गिवन होनी चाहिए कंज्यूमर की, एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स। हम दो गुड्स लेके चलेंगे बच्चों, प्राइस ऑफ टू गुड्स। बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, जिस एग्जांपल से आप लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, अलग अलग बंडल्स बना पाएंगे। कंज्यूमर अपने बजट से, अपने दिए हुए बजट से और प्राइस ऑफ टू गुड्स से कितनी यूनिट्स अलग अलग कॉम्बिनेशन से खरीद सकता है, कब उसको गेन कब उसको लॉस करना है, कितना उसको गेन कितना उसको लॉस करना पड़ेगा। आप देखिएगा, बजट लाइन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। तो लेट आपको कंज्यूमर की इनकम गिवन है। लेट इनकम ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल्स टू 20 rupees. Let income of consumer is equals to 20 rupees and price of
प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 4 रुपीज पर यूनिट। दो गुड्स लेके चल रहा हूं बच्चों, गुड एक्स एंड गुड वाई। गुड एक्स का प्राइस 4 रुपए पर यूनिट है एंड प्राइस ऑफ गुड वाई, प्राइस ऑफ गुड वाई इज 2 रुपीज पर यूनिट। यहां तक समझ में आया बच्चों आपको? अब देखो इन इस गिवन एग्जाम्पल में आपको इनकम दी हुई है 20 रुपीज। कंज्यूमर की इनकम है बच्चा 20 रुपीज और प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 4 रुपीज पर यूनिट और प्राइस ऑफ गुड वाई इज 2 रुपीज पर यूनिट। बच्चों दी हुई इनकम से और गिवन प्राइस ऑफ टू गुड्स से आप अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। कंज्यूमर कितने यूनिट्स एक्स की, कितनी यूनिट्स वाई की, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं बच्चों बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारे पास है जिसे बोलते हैं बजट लाइन इक्वेशन। बजट लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल्स टू इनकम। इनकम बोले तो हम एम लिख लेते हैं इनकम। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे बच्चों। कौन कौन से बन सकते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों इक्वेशन क्या है, पी एक्स क्यू एक्स, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल्स टू एम। बच्चा प्राइस ऑफ गुड एक्स कितना दिया हुआ है, प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 4 रुपीज। आप लिखेंगे यहां पे 4, यहां पे आप खाली छोड़ देंगे स्पेस को अभी। प्राइस ऑफ गुड वाई इज 2 रुपीज, यहां आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इज इक्वल्स टू इनकम कितनी है बच्चों, 20 रुपीज। अब मान लीजिए बच्चों कंज्यूमर अपनी सारी इनकम, कंज्यूमर अपने 20 के 20 रुपए गुड एक्स पे स्पेंड करता है। अगर कंज्यूमर अपने पूरे 20 रुपए गुड एक्स पे स्पेंड करता है, मतलब गुड वाई तो कंज्यूमर ले ही नहीं रहा, तो गुड वाई की जगह पर गुड वाई की क्वांटिटी को मैं 0 पुट करता हूं बच्चा। मैंने गुड वाई की क्वांटिटी को 0 पुट किया और इस कॉम्बिनेशन को मैं नाम देता हूं बच्चों कॉम्बिनेशन ए, मान लीजिए कॉम्बिनेशन ए। ठीक है बच्चों, अब 20 रुपए कंज्यूमर की इनकम है, गुड वाई कंज्यूमर ले नहीं रहा है और गुड वाई कंज्यूमर नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि गुड एक्स कंज्यूमर कितनी ले सकता है बच्चों, गुड एक्स कंज्यूमर मैक्सिमम 5 यूनिट्स ले सकता है बच्चों। अगर कंज्यूमर 4 रुपए की एक गुड एक्स खरीदता है तो मैक्सिमम 20 रुपए में कितनी गुड एक्स आ पाएंगी बच्चों? तो मैं देखता हूं कि मैक्सिमम 5 यूनिट्स गुड एक्स कंज्यूमर ले सकता है अगर 4 रुपए की एक है तो 20 रुपए पूरे हो गए बच्चों। अब कॉम्बिनेशन बी, सेम एज सेम इक्वेशन, गुड एक्स का प्राइस 4 रुपए ही रहेगा बच्चों, गुड वाई का प्राइस 2 रुपए ही रहेगा बच्चों और इनकम कंज्यूमर की 20 रुपए है बच्चों कांस्टेंट। अब मान लीजिए कंज्यूमर गुड वाई का कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है। कंज्यूमर ने गुड वाई परचेज नहीं की पहले कॉम्बिनेशन में, अब कंज्यूमर चाहता है कि मैं गुड वाई का कंजम्पशन बढ़ाऊं। बच्चों अगर कंज्यूमर गुड वाई का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो कंज्यूमर को डेफिनेटली गुड एक्स का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा बच्चों। तो गुड वाई, मान लो कंज्यूमर 2 यूनिट्स गुड वाई की कंज्यूम करना चाहता है बच्चों, 2 यूनिट्स गुड वाई की परचेज कर ली, कंज्यूमर के 4 रुपए स्पेंड हो गए बच्चों। 2 यूनिट्स और 2 रुपए की एक, 4 रुपए खत्म हो गए। अब बचते हैं कंज्यूमर के पास बच्चों कितने रुपए, 16 रुपीज, 16 रुपए। अब 16 रुपए में कितनी गुड एक्स खरीदेगा अगर गुड एक्स 4 रुपए की एक आती है तो? बच्चों 4 यूनिट 16 रुपए हो जाएंगे, 16 रुपीज डिवाइड बाय 4 रुपीज इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो 16 रुपए और 4 रुपए 20 रुपए खत्म। आया समझ बच्चों यहां तक आपको? अब एक और कॉम्बिनेशन बच्चों, सी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सी कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर क्या देख रहा है बच्चों, 4 रुपए प्राइस तो सेम है बच्चों गुड एक्स का, 2 रुपए प्राइस सेम है गुड वाई का बच्चों और इनकम सेम है कंज्यूमर की 20 रुपए। अब अगर कंज्यूमर गुड वाई की यूनिट्स और खरीदना चाहता है, 2 यूनिट्स खरीदी पहले कॉम्बिनेशन बी में, अब कंज्यूमर चाह रहा है कि मैं गुड वाई की 4 यूनिट परचेज करना चाहता हूं, 4 यूनिट्स। अगर कंज्यूमर गुड वाई की 4 यूनिट्स परचेज करेगा तो 4 यूनिट्स 2 रुपए की एक गुड है, 8 रुपए खर्च हो गए बच्चों कंज्यूमर के, 8 रुपीज फिनिश हो गए, 20 में से बच्चे सिर्फ कितने, 12 रुपीज। अब 12 रुपीज में कंज्यूमर गुड एक्स के सिर्फ 3 यूनिट परचेज कर सकता है अगर 4 रुपए की एक है तो। 12 और 8 20 रुपए खत्म हो गए। इस तरह से बच्चों आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो
कॉम्बिनेशन डी बनाते हैं एक और। 4 रुपए गुड एक्स का प्राइस है, 2 रुपए गुड वाई का प्राइस है और 20 रुपए कंज्यूमर की इनकम है। बच्चों अगर कंज्यूमर चाह रहा है मैं गुड वाई का कंजम्पशन और बढ़ाऊं, 4 यूनिट्स की जगह 6 खरीदता हूं, तो 6 यूनिट्स गुड वाई की कितने की आएंगे बच्चों? 12 रुपए की। 2 रुपए की एक है, 6 यूनिट्स खरीदी, 12 रुपए खत्म हो गए। अब कंज्यूमर के पास सिर्फ 8 रुपए बचते हैं। 20 रुपए में से 12 रुपए खत्म हो गए, 8 रुपए बचते हैं। 8 रुपए में सिर्फ 2 यूनिट्स कंज्यूमर खरीद पाएगा अगर 4 रुपए की एक है। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करते जाओ पीएक्स क्यूएक्स को या पीवाई क्यूवाई को और आपका बजट पता चल जाएगा कितना है, कितना कितना आप ले सकते हो। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन ई बनाते हैं एक और कॉम्बिनेशन। बच्चों 4 रुपए गुड एक्स का प्राइस है, 2 रुपए गुड वाई का प्राइस है और 20 रुपए कंज्यूमर की इनकम है। बच्चों कंज्यूमर चाह रहा है मैं 2 यूनिट्स और खरीदता हूं गुड वाई की, तो 8 यूनिट्स कंज्यूमर खरीद रहा है, 2 रुपए की एक है, 16 रुपए हो गए बच्चों, 16 रुपीज यहां पे खर्च हो गए। 20 रुपए में से 16 रुपए खर्चने के बाद कंज्यूमर के पास सिर्फ 4 रुपए बचते हैं बच्चों, और 4 रुपए की एक यूनिट आती है बच्चों, तो एक खरीद पाएगा कंज्यूमर। 16 और 4 20 रुपए कंज्यूमर का बजट पूरा हो गया बच्चों। एक कॉम्बिनेशन में एक और बना सकता हूं यहां पर। 4 रुपए गुड एक्स का प्राइस है बच्चों, 2 रुपए गुड वाई का प्राइस है। अगर कंज्यूमर अपने सारे पैसे गुड वाई पे स्पेंड कर देगा 20 के 20, तो मैक्सिमम 10 यूनिट्स कंज्यूमर खरीद पाएगा और गुड एक्स खरीद ही नहीं पाएगा। तो आपने क्या देखा बच्चों, यहां पे डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए गुड एक्स और गुड वाई के। 20 रुपए में कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द बजट लाइन इक्वेशन कंज्यूमर कितने बंडल्स खरीद पाया, कितने बंडल्स परचेज कर पाया। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये बंडल, ये यूनिट्स गुड एक्स की है, ये यूनिट्स गुड वाई की है, मतलब कि कंज्यूमर ने 4 यूनिट्स, सॉरी ये यूनिट्स कंज्यूमर 5 ले रहे हैं और वाई की यूनिट्स 0 है, वो प्राइस था बच्चों। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि गुड एक्स की 5 यूनिट और गुड वाई की 0 यूनिट्स। पहला बंडल बच्चों ये बन गया, गुड एक्स की 5 यूनिट्स और गुड वाई की 0 यूनिट्स, इस तरह से। उसके बाद 4 यूनिट्स गुड एक्स की और 2 यूनिट्स गुड वाई की। क्वांटिटी को देखिए बच्चों, क्वांटिटी को, तो 4 यूनिट्स और 2 यूनिट्स। उसके बाद नेक्स्ट बंडल है बच्चों 3 यूनिट्स और 4 यूनिट्स, 3 यूनिट्स और 4 यूनिट्स। उसके बाद है बच्चों 2 यूनिट्स और 6 यूनिट्स, 2 और 6, 2 एक्स की और 6 वाई की। इन सारे कॉम्बिनेशन में बच्चा, सारे कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर की इनकम जो है बच्चों वो 20 रुपए ही बनेगी। 20 रुपीज, 0 और फिर 10। बच्चों टोटल कंज्यूमर ने कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, टोटल 6 कॉम्बिनेशन आपको यहां दिख रहे हैं। तो कंज्यूमर ने ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखे। कंज्यूमर 20 रुपए इनकम से और 4 रुपए गुड एक्स और 2 रुपए गुड वाई के कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर ये 5 बंडल्स पॉसिबल खरीद सकता है। ये सारे बंडल्स आपको बजट लाइन पे शो होंगे बच्चों। कैसे शो होंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे बच्चों, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बच्चों एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आप बनाएंगे। दोनों बनाने के बाद बच्चों एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखेंगे, गुड एक्स की यूनिट्स, गुड एक्स की यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे बच्चों गुड वाई की यूनिट्स। समझ में आ रहा है बच्चों इतना? कंज्यूमर ने मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ गुड एक्स 5 खरीदी है बच्चों और मैक्सिमम वाई की 10 खरीदी है बच्चों। तो आप गुड एक्स पे 1, 2, 3, 4 और 5 ये कॉम्बिनेशन लेंगे। 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये आपने कॉम्बिनेशन ली है, प्लॉट कर दी आपने सारी क्वांटिटीज को। अब जब कंज्यूमर ने 5 यूनिट्स गुड एक्स की ली थी तो वाई की थी 0 यूनिट्स। 5 यूनिट्स गुड एक्स की, वाई की 0। उसके बाद गुड एक्स की 4 यूनिट्स और वाई की 2 यूनिट्स बच्चों। ये कॉम्बिनेशन आप यहां बना देंगे। कॉम्बिनेशन ए हो गया, ये कॉम्बिनेशन बी हो गया। उसके बाद एक्स की 3 यूनिट और वाई की 4 यूनिट्स, एक्स की 3 यूनिट्स और वाई की 4 यूनिट्स। ऐसी कॉम्बिनेशन आपका सी बन गया बच्चों। उसके बाद 2 यूनिट्स एक्स की और 6 यूनिट्स वाई की, 2 यूनिट्स एक्स की और 6 यूनिट्स वाई की। उसके बाद 1 यूनिट एक्स की और 8 यूनिट वाई की बच्चों। उसके बाद 0 यूनिट्स एक्स की
और y की 10 यूनिट बच्चा। इन सारे कॉम्बिनेशन को जब आप ज्वाइन करेंगे बच्चों, इन सारे कॉम्बिनेशन को आप जब ज्वाइन करेंगे आपको लाइन मिलेगी, दैट इज बजट लाइन। एफ तक कॉम्बिनेशन आ गए, इस लाइन को बच्चा आप क्या बोलोगे, बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन। तो बच्चों बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन है, ये सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर ने अपनी 20 रुपए की इनकम से लिए हुए हैं। इन कॉम्बिनेशन को बोलेंगे बजट लाइन के कॉम्बिनेशन। अब बच्चों आप ये देख सकते हो कि बजट लाइन जो है वो 20 रुपए की इनकम से बनी हुई है। कंज्यूमर 4 रुपए की गुड एक्स और 2 रुपए की वाई खरीदता है, तो इन बंडल्स के अलावा ऐसे कौन से और बंडल्स है जो 20 रुपए के अंदर आ सकते हैं, उन्हें बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल बंडल्स। बच्चों बजट लाइन के अंदर कोई और अगर कॉम्बिनेशन भी बनेंगे, मान लो जी कॉम्बिनेशन बनता है, एच कॉम्बिनेशन बनता, इन कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो कंज्यूमर खरीद सकता है। 20 रुपए में कंज्यूमर 1 यूनिट गुडेक्स की और 2 यूनिट वाई की भी तो खरीद सकता है। माना 20 रुपए एग्जैक्ट इनकम नहीं बनेगी, 20 से कम बनेगी, पर खरीद तो सकता है ना बच्चों। तो 20 रुपए के अंदर अंदर जो बंडल आते हैं वो भी अटेनेबल है, और 20 रुपए में जो आते हैं वो भी क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों अगर कोई कॉम्बिनेशन बजट लाइन से बाहर होता है, मान लो जे कॉम्बिनेशन बजट लाइन से बाहर है, ये कॉम्बिनेशन आपका है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये 20 रुपए से बाहर का बनता है। इसमें इनकम बनेगी जो वो ज्यादा बनेगी, कंज्यूमर का 20 रुपए इनकम। तो ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के अंदर या बजट लाइन के ऊपर होते हैं बच्चों, उन्हें बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और जितने भी कॉम्बिनेशन बजट लाइन से बाहर होते हैं बच्चों, वो होते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक सीखते हैं बच्चों, व्हाट इज बजट सेट। व्हाट इज बजट सेट। बजट सेट सीखने से पहले बच्चों देखो एक बार बजट लाइन क्या है। तो बजट लाइन जो है बच्चों वो क्या शो करती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमने आईसी में पढ़ा था, लेकिन बजट लाइन क्या है, बजट लाइन states the real income or purchasing power of consumer from which he can purchase certain quantitative bundles of two goods at given price। तो कंज्यूमर सिर्फ वही बंडल खरीद सकता है जो उसकी इनकम में आएंगे, या उससे कम वाले बंडल खरीद सकता है, लेस देन द इनकम और इक्वल टू इनकम। बच्चों बजट लाइन जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का, जो कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी दी हुई इनकम से और दिए हुए प्राइस से। अब इस चीज को हमने समझाया बच्चों, इस चीज से समझाया इक्वेशन से और टेबल से। उसके बाद आपने बच्चों इस टेबल के थ्रू एक ग्राफ बनाया जिसे हमने बोला बजट लाइन। तो सारे बंडल्स, बंडल जे आई एच जी एफ ई, ये सारे बंडल्स क्या हैं बच्चों, इन्हें बोलोगे आप अटेनेबल बंडल्स या अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। इसके अंदर बजट लाइन के अंदर भी जो बंडल्स हैं डी, ये भी क्या है बच्चों, अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। अब हम बात करते हैं बच्चों कि बजट लाइन के अंदर के जो बंडल्स हैं, यानी डी वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसे हम शो कर सकते हैं, कैसे हम दिखा सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों। तो बजट सेट हम शुरू करते हैं बच्चों। बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चा, ध्यान से देखिएगा। बजट सेट और बजट लाइन में क्या डिफरेंस है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम शुरू करते हैं बजट सेट को बच्चों। बच्चों बजट सेट इज, it refers to it refers to the set of all possible combinations of two goods of two goods which a consumer can buy, which a consumer can buy with his given level of income and price of two goods and price of two goods। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, बजट सेट इंक्लूड all those bundles, budget set includes all those bundles which cost exactly the level of income
एग्जैक्टली द लेवल ऑफ इनकम और लेस देन द लेवल ऑफ इनकम, और लेस देन द लेवल ऑफ इनकम। बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एग्जैक्ट 20 रुपए में जो बंडल आएंगे वो भी, और 20 रुपए से जो कम वाले बंडल हैं वो भी। बच्चों एग्जैक्ट 20 वाले बंडल भी और जो 20 से कम है वो भी, उस सारे बजट सेट के अंदर आ सकते हैं। बच्चों 20 से कम वाले बंडल्स कौन से? ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने अभी यहां पर जो बंडल्स बनाए वो कौन कौन से थे बच्चा? तो बंडल्स थे 50, 42, 34, 26, 18 एंड 010। इसके अंदर भी कुछ बंडल्स बन सकते हैं बच्चों। अगर मैं देखूं कि इसके अलावा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं बच्चों, जैसे हमने गुड एक्स की 5 यूनिट्स और गुड वाई की 0 यूनिट्स ली थी, एक बंडल था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा बंडल था बच्चों 4 यूनिट्स गुड एक्स की और 4 के बाद 2 यूनिट्स गुड वाई की, ठीक है बच्चों। अब 5 और 0 वाले बंडल में मैं क्या लिख सकता हूं? 5 और 0 वाले बंडल में बच्चों 0 और 0, 1 और 0, 2 और 0, 3 और 0, 4 और 0 और 5 और 0 तो है ही बच्चों। अगर मैं इसका इक्वेशन देखता हूं, अगर मैं इसका इक्वेशन देखता हूं, मान लो बच्चों मैं 2 और 0 वाले बंडल की इक्वेशन देखता हूं, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल्स टू एम। मैं इस बंडल को पुट करता हूं इक्वेशन में बच्चा। पी एक्स की वैल्यू मैंने पुट करनी है बच्चों 4, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स गिवन था 4 रुपीज। क्यू एक्स, एक्स का तो उसने कुछ खरीदा ही नहीं बच्चों, 0 यूनिट्स। पी वाई जो है बच्चों वो था 2 रुपए, और वाई की कितनी यूनिट्स ली बच्चों कंज्यूमर ने? 2 यूनिट्स। तो अब क्या देख रहे हो, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, आपकी इनकम 4 रुपए बन रही है, जबकि आपके पास 20 रुपए। तो 20 रुपए इनकम वाले तो आप ले ही सकते हो, 20 से कम वाले बंडल भी आप ले सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि 5 और 0 के अंदर भी 4-5 बंडल और निकल के आ गए। ऐसे ही मान लो 4 और 2 वाला जो बंडल है बच्चों, इसमें और कौन कौन से बंडल बन सकते हैं? 0 और 2 का, ठीक है बच्चों। उसके बाद 1 और 2 का, उसके बाद 2 और 2 का, 3 और 2 का, और 4 2 तो है ही बच्चों। ये बंडल भी 20 से कम बनेंगे। अब इक्वेशन में पुट करके देखो, तो इक्वेशन में पुट करने के बाद पता चलता है कौन से बंडल्स 20 से ज्यादा के बन रहे हैं या 20 से कम बन रहे हैं। तो जितने भी बंडल्स अगर 20 रुपए से कम, इक्वेशन देखिएगा बच्चों, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज लेस देन और इक्वल, मैं दोनों साइन लगा रहा हूं, लेस देन और इक्वल्स टू इनकम। बच्चों इनकम से कम वाले भी और इनकम के बराबर भी अगर कोई बंडल्स हैं तो उन्हें बोलेंगे हम बजट सेट। तो ये इक्वेशन किसकी हुई बच्चों? ये इक्वेशन हुई बच्चों बजट सेट की। और बजट लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चा? बजट लाइन की इक्वेशन है पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल्स टू एम। यहां लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, इज इक्वल्स टू है। ये इक्वेशन बजट लाइन की है बच्चों, जो एग्जैक्टली इनकम वाले बंडल्स आप निकालोगे इस इक्वेशन से निकालोगे, और लेस देन इक्वल टू साइन लग जाए तो इक्वेशन बजट सेट की है, बिकॉज बजट सेट इंक्लूड्स ऑल दोस बंडल्स व्हिच कम अंडर द इनकम और इक्वल्स टू इनकम, दोनों वाले। अब देखो नोट्स में क्या लिखा है बच्चों, बजट सेट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। बजट सेट is the set of all possible combination of two goods which a consumer can afford given his income and price in the market. In addition to the three options, there are some more option available to consumer within his income. मान लो बच्चों यहां पे आपने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लिया, कंज्यूमर के पास 20 रुपए की इनकम है और एक्स और वाई दोनों गुड्स का प्राइस 10 रुपए एक यूनिट का है, 10 रुपीज की 1 यूनिट आती है, एक्स हो चाहे वाई। तो आप एग्जैक्ट इनकम से कौन से बंडल खरीद सकते हो बच्चों? 2 और 0, 0 और 2, 1 और 1। अगर आप 2 यूनिट्स एक्स की लोगे 20 रुपए खर्च हो जाएंगे, वाई की आप नहीं ले पाओगे। अगर आप 2 यूनिट्स वाई की लोगे तो आप एक्स नहीं ले पाओगे, 0 हो जाएंगी एक्स। अगर आप 1 यूनिट एक्स की लेते हो 10 रुपए की आएगी, और 1 यूनिट वाई की भी लेते हो वो भी 10 की आएगी। ये बंडल एग्जैक्ट इनकम वाले हैं बच्चों, 20 रुपए। इससे कम वाले बंडल कौन से बन सकते हैं?
तो वो भी हम इंक्लूड कर लें, उन्हें बोलेंगे हम बजट सेट, नॉट बजट लाइन। तो बच्चों बजट सेट और बजट लाइन में क्या डिफरेंस है बच्चों? बजट सेट इंक्लूड्स ऑल दोस बंडल्स विच कॉस्ट लेस देन और इक्वल, इनकम में जो आएंगे वो भी और इनकम से जो कम आएंगे वो भी। So on the other hand, budget line represent all the bundles that the consumer can purchase by spending his entire income at the given price. मतलब the bundles of budget set lie either or on below the budget line. Budget line के ऊपर या budget line के अंदर जो भी bundles हैं उन्हें आप budget set बोल सकते हो। मतलब combination D, combination J, combination I, combination H, G, F और E, ये सारे बंडल्स बजट सेट कहलाएंगे बच्चों। अगर मैं सिर्फ बात करता उन बंडल्स की जो बजट लाइन पे ही हैं, उन्हें बजट सेट में नहीं बोल सकता था क्योंकि वो सिर्फ एग्जैक्ट इनकम से लिए हुए बंडल्स हैं। आई होप आपको बजट सेट समझ में आया होगा और बजट लाइन समझ में आया होगा। आपको बजट सेट की इक्वेशन जरूर याद रखनी है बच्चों। इक्वेशन क्या थी बजट सेट की? px qx प्लस py qy लेस देन और इक्वल टू इनकम, और बजट लाइन में सिर्फ इक्वल्स टू इनकम। अब छोटी सी बात और है बच्चों कि बजट लाइन के फीचर्स क्या है? बजट लाइन के फीचर्स क्या है बच्चों? बजट लाइन के फीचर्स, बजट लाइन के फीचर्स है बच्चों कि बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड क्यों है बच्चा? बहुत सिंपल आंसर है कि अगर आप गुड एक्स की यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको गुड वाई की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। वन इज गेन, वन इज लूज। देयरफॉर बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बहुत सिंपल आंसर है। जैसे इंडिफरेंस कब डाउनवर्ड स्लोपिंग था? आप एक्स को बढ़ा रहे थे, वाई को कम कर रहे थे, सेम एज यहां पर रीजन हो गया। दूसरा फीचर है बजट लाइन का, इट इज स्ट्रेट लाइन। इट इज स्ट्रेट लाइन बच्चा। बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि प्राइस रेशियो। नाउ व्हाट इज प्राइस रेशियो? बच्चों बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों है वो करने से पहले एक बार आप देखिए कि हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है? वो स्लोप ही तो है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इसको मैं बोल सकता हूं बच्चों। तो बजट लाइन का स्लोप आप कैसे निकाल सकते हो? बजट लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है? जैसे इनडिफरेंस कर्व का स्लोप निकालते थे आप लॉस ऑफ गुड वाई अपॉन गेन ऑफ गुड एक्स, ऐसे ही आप बजट लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? लॉस ऑफ गुड अपॉन गेन ऑफ गुड। जिस गुड का आप लॉस कर रहे हैं डिवाइड बाय जिस गुड का आप गेन कर रहे हैं, उससे आप निकाल सकते हो स्लोप ऑफ बजट लाइन। या फिर आप बोल सकते हो बच्चों पी एक्स अपॉन पी वाई। प्राइस रेशियो से भी, प्राइस रेशियो से भी आप स्लोप ऑफ बजट लाइन निकाल सकते हो बच्चों। दैट इज पी एक्स अपॉन पी वाई। इसको हम बोल सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। आपने कितनी यूनिट्स लूज की कितनी गेन करने के लिए, या मैं बोल सकता हूं किसी भी एक गुड को गेन करने के लिए कितनी यूनिट्स आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ी, कितना एक्सचेंज करना पड़ा। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर्मूला है लॉस ऑफ गुड अपॉन गेन ऑफ गुड, लॉस ऑफ गुड वाई अपॉन गेन ऑफ गुड एक्स। ध्यान से देखो बच्चा, आपने बजट लाइन की टेबल बनाई थी, जो भी इक्वेशन की या फिर आपने कॉम्बिनेशन बनाए, आपने गुड एक्स को गेन किया, आपने गुड वाई को लूज किया। आपने गुड एक्स को गेन करने के लिए कितना गुड वाई को लूज किया? वो है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर प्राइस रेशियो या फिर लॉस ऑफ गुड वाई अपॉन गेन ऑफ गुड एक्स। इसकी हेल्प से आप स्लोप निकाल सकते हो बच्चों। तो देखो स्लोप निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं बच्चों। आपने गुड एक्स को गेन किया, गुड वाई को लॉस किया। आपने जो कॉम्बिनेशन बनाए वो क्या थे बच्चों? आपने जो भी कॉम्बिनेशन बनाए वो क्या थे बच्चों? कॉम्बिनेशंस बनाए आपने, उसके बाद आपने गुड एक्स और गुड वाई, दो गुड्स ली बच्चों, गुड एक्स और गुड वाई। आपने कॉम्बिनेशन लिए ए बी सी डी ई एंड एफ। जो हमने पहले इक्वेशन की है, कॉम्बिनेशन बनाया, वो कॉम्बिनेशन क्या थे बच्चों? गुड एक्स की 5 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 1 और 0। और यहां आपने लिखा था बच्चों 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये कॉम्बिनेशन आपने बनाया बच्चों, ये बंडल्स आपके बन रहे थे। अब एग्जांपल, तो यहां पर आप देखो, अगर आप निकालना चाहते हो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज तो कैसे निकालोगे बच्चों?
आपने लॉस कितने का किया बच्चों? 1 का। गेन कितना किया बच्चों? 2 का। तो आपने देखा 1:2। फिर आपने गेन किया बच्चों कितना? 2 का। लॉस कितना किया? 1 का। लॉस कितना? 1। गेन कितना? 2। लॉस अपॉन गेन, सिंपल फॉर्मूला, लॉस ऑफ गुड वाई अपॉन गेन ऑफ गुड एक्स। आप हर बार क्या देख रहे हो बच्चों? आपका जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो हम यह बोल सकते हैं एम आर ई इज कांस्टेंट। एम आर ई इज कांस्टेंट। दूसरा, प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चों? पी एक्स अपॉन पी वाई। पी एक्स था आपका 4 रुपए एक यूनिट और पी वाई 2 रुपीज पर यूनिट। आपका स्लोप आया यहां पे 2:1। तो बच्चों हमेशा आपका जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। आपका एम आर ई कांस्टेंट है, इसी वजह से आपकी बजट लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो वाई बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन? यू विल से बिकॉज एम आर ई या प्राइस रेशियो is constant, therefore budget line is straight line, neither concave nor convex, it is straight line. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? रीजन अलग है, क्योंकि आप x को गेन और y को लूज कर रहे हो। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि आपका प्राइस रेशियो या फिर मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज जो आपने निकाला वो कांस्टेंट है। बच्चों एक बात आपको समझ में आई कि इनडिफरेंस कर्व का स्लोप का फॉर्मूला क्या था? स्लोप of indifference curve equals to MRS of x and y। ये पहली बात। दूसरी बात, स्लोप ऑफ बजट लाइन आप कैसे निकाल रहे हो बच्चा? स्लोप ऑफ बजट लाइन में MRS नहीं है, उसमें है MRE, मतलब कि लॉस ऑफ y अपॉन गेन ऑफ x। समझ पा रहे हो बच्चों? तो स्लोप डिसाइड करता है कौन? एमआरएस इंडिफरेंस कर्व का और एमआरई बजट लाइन। तो स्लोप कैसा है आप एमआरएस देखें इंडिफरेंस कर्व के लिए, और बजट लाइन का स्लोप कैसा है उसके लिए आप एमआरई देखें बच्चों। देखो अब नोट्स पे आते हैं। तो बजट लाइन का स्लोप, बजट लाइन के फीचर्स आपने देख लिए बच्चों। बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप एक गुड को बढ़ा रहे हो दूसरे को लॉस कर रहे हो बच्चों। उसके बाद बजट लाइन जो है आपकी वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि आपका एमआरई कांस्टेंट है बच्चा। दूसरा फीचर है बजट लाइन कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल्स टू कंज्यूमर इनकम, लेकिन बजट सेट के अंदर बच्चों लेस देन वाले कॉम्बिनेशन भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से हैं जो कंज्यूमर इनकम से खरीद सकता है, अनअटेनेबल कौन से हैं जो कंज्यूमर की इनकम से बाहर है बच्चों, बजट लाइन से भी बाहर है। तो बजट लाइन की इक्वेशन क्या थी बच्चों? इक्वेशन बहुत सिंपल थी, पी ए क्यू ए प्लस पी बी क्यू बी, या फिर बोल सकते हो पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल्स टू इनकम। सो सिंपल। बजट सेट की इक्वेशन क्या थी बच्चों? पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। इसे थोड़ा ठीक करेंगे बच्चों, पी एक्स क्यू एक्स प्लस यहां आप लगाएंगे पी वाई क्यू वाई इक्वल और लेस देन इनकम। ये इक्वेशन बच्चों बजट सेट की है। किसकी है? बजट सेट की है बच्चों। तो बजट लाइन का स्लोप जो होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला आपने देख लिया, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। उसके बाद एक बात ध्यान रहे बच्चों, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि आप लॉस कर रहे हैं और फिर गेन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं गेन कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला प्राइस रेशियो भी हो सकता है और एमआरई भी हो सकता है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। एमआरई कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन गेन या फिर पीएक्स अपॉन पीवाई, दोनों फॉर्मूले बन सकते हैं बच्चा। तो बजट लाइन का स्लोप प्राइस रेशियो से हम डिसाइड करते हैं, हमने देख लिया बच्चों। अब आपको हम चलते हैं लेकर प्रॉपर्टीज पे। तो बजट लाइन की दो प्रॉपर्टी है बच्चा। बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हम फास्ट क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि हम सारा कुछ पहले समझ चुके हैं। बजट लाइन का स्लोप नेगेटिव है बच्चों, क्योंकि अगर आप एक इंक्रीज करोगे यूनिट, दूसरी को आप डिक्रीज करोगे, दूसरी गुड की यूनिट्स को। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि एम आर ई या प्राइस रेशियो जो है बच्चा वो कांस्टेंट है, इसीलिए आपकी बजट लाइन स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। अब जो टॉपिक आता है बच्चों वो आता है शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिफ्ट इन बजट लाइन बच्चों, आपकी इनकम अगर कांस्टेंट है तो बजट लाइन कहीं नहीं जाएगी। आपकी इनकम में चेंज आता है, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए, गिवन द प्राइस ऑफ गुड इज कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं हो रहा कुछ का, आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप दोनों ही गुड्स ज्यादा परचेज कर सकते हो।
दोनों गुड्स के प्राइस कांस्टेंट है पर आपकी इनकम कम हो जाए, आपका बजट कम हो जाए, आप दोनों ही गुड्स को कम खरीदोगे, तो आपकी बजट लाइन राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड जा सकती है बच्चों, अगर आपकी इनकम में चेंज आ जाए, शिफ्ट हो सकती है। एक होता है शिफ्टिंग, एक होता है रोटेशन। शिफ्टिंग क्यों होता है? इनकम की वजह से। रोटेशन क्यों होता है? अगर किसी भी एक गुड का प्राइस चेंज हो जाए तो रोटेशन भी हो सकता है बजट लाइन में। अब पहले हम सीखेंगे बच्चों शिफ्टिंग क्या है। पहले क्या सीखेंगे बच्चों? शिफ्ट इन बजट लाइन कैसे होता है। बच्चा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इज शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन। बच्चों बजट लाइन कब शिफ्ट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट। बजट लाइन बनती कैसे है बच्चों? इनकम और प्राइस आपको गिवन होता है बच्चा। इनकम और प्राइस दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनकम और प्राइस। सबसे पहली चीज, अगर इनकम इंक्रीज हो जाए, अगर इनकम इंक्रीज हो जाए या कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए, उससे बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है बच्चों। अब प्राइस की बात करूं, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, मैं सिंगल गुड की बात नहीं कर रहा, ऑफ बोथ द गुड्स। अब देखो बच्चों, इन दोनों केसेस को मैं कैसे समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला केस है बच्चों राइज इन इनकम और फॉल इन इनकम का। राइज इन इनकम और फॉल इन इनकम का। बच्चों ध्यान से देखिएगा, राइज इन इनकम और फॉल इन इनकम। बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। यहां आप लेते हो गुड एक्स, उसकी यूनिट्स। यहां आप लेते हो बच्चों गुड वाई, उसकी यूनिट्स। लेट एक बजट लाइन हमारे पास है बच्चों, एक बजट लाइन हमारे पास है, दैट इज ए बी। ये बजट लाइन हमारे पास है बच्चों, इनिशियल ए बी। यहां तक क्लियर है बच्चों? अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, प्राइस ऑफ गुड रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइस किसी का भी चेंज नहीं हुआ, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। कंज्यूमर की इनकम बढ़ते ही कंज्यूमर गुड एक्स को भी ज्यादा परचेज कर सकता है, कंज्यूमर गुड वाई को भी ज्यादा परचेज कर सकता है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो मैं बजट लाइन को राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता हूं अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई बच्चा, तो बजट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट फ्रॉम ए बी टू ए वन बी वन। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है बच्चों, तो आपके पास न्यू बजट लाइन आती है, न्यू बजट लाइन, क्योंकि इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज हो गई बच्चों। पहले कंज्यूमर 20 रुपए में मैक्सिमम 10 यूनिट्स गुड एक्स की, 10 यूनिट्स गुड वाई खरीदता था, अगर 1 रुपया प्राइस था। अब कंज्यूमर की इनकम 20 से 40 हो गई, प्राइस 1 रुपया ये दोनों गुड का, तो अब कंज्यूमर मैक्सिमम यूनिट्स 20 एक्स की और 20 वाई खरीद पाएगा, दोनों साइड से ज्यादा कंजम्पशन बढ़ा पाएगा। तो यहां पर हम बोलते हैं अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होती है बच्चा। ऐसे ही अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो कंज्यूमर दोनों ही गुड का कंजम्पशन कम करेगा, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी बच्चों, ना एक्स ज्यादा खरीद पाएगा ना वाई ज्यादा खरीद पाएगा। कंज्यूमर की इनकम कम होने पर बजट लाइन शिफ्ट होगी बच्चों लेफ्टवर्ड फ्रॉम ए बी टू ए टू बी। ठीक है बच्चों? तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है बजट लाइन में? जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है। और राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? अब देखो, अब शिफ्टिंग का ही दूसरा केस क्या है? शिफ्टिंग का ही दूसरा केस क्या है बच्चों? सेकंड केस, फॉल इन प्राइस ऑफ, फॉल इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स। बच्चों फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
ठीक है, गुड एक्स एंड गुड वाई, गुड एक्स एंड गुड वाई, ये बजट लाइन आपके पास है बच्चों, ए से लेकर बी तक। बच्चों मान लीजिए गुड एक्स के प्राइस और गुड वाई के प्राइस, दोनों गुड के प्राइस फॉल हो गए, दोनों ही गुड के प्राइस फॉल हो गए। अब हम यहां लिखते हैं यूनिट्स, बच्चों यहां भी यूनिट्स, दोनों ही गुड्स के प्राइस फॉल हो गए, तो कंज्यूमर दोनों ही गुड्स को ज्यादा परचेज कर सकता है बच्चों। प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुआ तो एक्स की ज्यादा यूनिट्स बाय कर पाएगा, प्राइस ऑफ वाई भी फॉल हुआ तो वाई की भी ज्यादा यूनिट्स बाय कर पाएगा। इनकम रिमेन्स कांस्टेंट अगर अनचेंज है तो मैं एक्स की यूनिट्स और वाई की यूनिट्स दोनों की यूनिट्स ज्यादा परचेज कर सकता हूं अगर दोनों ही गुड्स के प्राइस कम होते हैं। तो मैं सिंगल गुड के प्राइस कम होने की बात नहीं कर रहा बच्चा, मैं दोनों ही गुड्स के प्राइस कम हो गए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बजट लाइन पे, तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी बच्चों। अगर दोनों ही गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं बच्चों, एक्स के प्राइस भी बढ़ गए, गुड एक्स के प्राइस भी बढ़ गए बच्चों, और गुड वाई के प्राइस भी बढ़ गए बच्चों, दोनों ही गुड्स के प्राइस बढ़ गए, तो कंज्यूमर दोनों ही गुड्स की यूनिट्स को कम खरीद पाएगा, क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो गई जैसे ही दोनों गुड्स के प्राइस बढ़ गए बच्चों। तो दोनों गुड्स के प्राइस बढ़ने पे दोनों ही गुड्स से कंजम्पशन कम होगा, तो हम बोलेंगे बजट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होती है बच्चों, या तो जब दोनों गुड्स के प्राइस बढ़ जाएं या कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए। दोनों ही केस में आपने क्या देखा बच्चों, राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट। पहला केस था कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, दोनों गुड्स कंज्यूमर ज्यादा खरीद सकता है, बजट ही बढ़ गया। दूसरा केस था अगर दोनों ही गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं, बजट लाइन शिफ्ट होती है राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। बच्चों एक केस और है जिसे हम बोलते हैं रोटेशन, रोटेशन ऑफ बजट लाइन, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। बच्चों बजट लाइन रोटेट तब होती है जब किसी भी एक गुड के प्राइस राइज या फॉल हो। मान लो प्राइस ऑफ अ गुड, प्राइस ऑफ अ गुड टेकन ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस ऑफ अ गुड टेकन ऑन एक्स एक्सिस फॉल। जो गुड मैंने एक्स एक्सिस पे ली, एक्स एक्सिस पे हमेशा मैं गुड एक्स लेता हूं बच्चों, जो भी गुड मैंने एक्स एक्सिस पे ली अगर उसके प्राइस फॉल हो गए, कीपिंग प्राइस ऑफ गुड वाई कांस्टेंट, कीपिंग प्राइस ऑफ गुड वाई कांस्टेंट, गुड वाई के प्राइस चेंज नहीं हुए बच्चों। ये बजट लाइन मेरे पास थी बच्चा ए से लेकर बी तक, ठीक है। जैसे ही गुड एक्स के प्राइस फॉल हुए बच्चों, तो गुड एक्स के प्राइस अगर फॉल होंगे तो मैं गुड एक्स की यूनिट्स ज्यादा खरीद पाऊंगा या कम, मैं गुड एक्स की क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर पाऊंगा क्योंकि गुड एक्स के प्राइस कम हो गए बच्चों। वाई के प्राइस में कोई चेंज नहीं, वाई के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, एक्स की यूनिट्स में ज्यादा परचेज कर पाऊंगा, तो मेरी बजट लाइन एक्स गुड की साइड से, एक्स एक्सिस की साइड से राइटवर्ड रोटेट हो गई फ्रॉम ए बी टू, मैं बोल सकता हूं ए बी वन, फ्रॉम ए बी टू ए बी वन। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को, बजट लाइन एबी से कहां चली गई, ए बी वन, क्योंकि गुड एक्स के प्राइस फॉल हुए। बच्चों अगर गुड एक्स के प्राइस राइज होते, अगर गुड एक्स के प्राइस राइज होते, राइज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, जो आपने एक्स एक्सिस पे ली है उस गुड के प्राइस राइज होते, तो आप गुड एक्स की यूनिट्स कम खरीद पाते, वाई के प्राइस तो चेंज ही नहीं हुए, सिर्फ एक्स के प्राइस बढ़ गए, एक्स के प्राइस बढ़ गए तो कंज्यूमर एक्स की यूनिट्स कम खरीद पाएगा बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो बजट लाइन रोटेट इसे कहते हैं, इसे शिफ्ट नहीं बोलते बच्चों। रोटेशन कब हो रही है, राइट या फिर लेफ्ट रोटेशन एक्स की साइड से। ऐसे ही बच्चों गुड वाई के प्राइस भी चेंज हो सकते हैं,
अगर गुड वाई के प्राइस चेंज होंगे, राइज या फॉल, तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। राइज या फॉल इन प्राइस ऑफ अ गुड, प्राइस ऑफ अ गुड टेकन ऑन वाई एक्सिस। जो गुड्स वाई एक्सिस पे लिए उसके प्राइस राइज या फॉल भी हो सकते हैं बच्चों। तो अब ध्यान देना कैसे होगा। यहां पे लिख रहे हो बच्चों आप गुड वाई, वाई एक्सिस पे यूनिट्स, और यहां लिख रहे हो बच्चों गुड एक्स, उसकी यूनिट्स। आपको एक इनिशियल बजट लाइन तो बच्चों लेके चलनी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल ए से लेके मैंने लिया ये बी तक। अब बच्चों अगर प्राइस ऑफ गुड वाई जो मैंने वाई एक्सिस पे ली है उसके प्राइस फॉल हो जाए, एक्स के प्राइस कांस्टेंट है बच्चा, एक्स के प्राइस कांस्टेंट है, सिर्फ एक गुड के प्राइस चेंज हो रहे हैं, वो भी वाई के, वो भी फॉल हो रहे हैं। अगर गुड वाई के प्राइस फॉल हो जाए बच्चों, तो कंज्यूमर गुड वाई की यूनिट्स ज्यादा परचेज कर सकता है। तो बजट लाइन कैसे रोटेट होगी बच्चों, बजट लाइन रोटेट होगी अपवर्ड, क्योंकि गुड वाई के प्राइस जैसे ही कम हुए तो कंज्यूमर ने क्वांटिटी ऑफ गुड वाई को बढ़ा दिया, तो वाई की साइड से बजट लाइन अपवर्ड रोटेट हो गई, एक्स की वैसे की वैसे रहेगी बच्चों, एक्स की साइड से वैसे की वैसे रहेगी, क्योंकि एक्स के प्राइस चेंज नहीं हुए। इसी तरह से अगर प्राइस ऑफ गुड वाई बढ़ जाता, अगर प्राइस ऑफ गुड वाई बढ़ जाता बच्चों, तो कंज्यूमर गुड वाई का कंजम्पशन कम कर पाता, गुड वाई की यूनिट्स कम परचेज कर पाता, एक्स की वैसे के वैसे रहेगी। तो इस बार हम बोलेंगे कि डाउनवर्ड रोटेशन होगी बजट लाइन में वाई एक्सिस की साइड से, अगर गुड वाई के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों आपने क्या देखा कि रोटेशन जो होती है वो तब होती है जब किसी एक गुड का प्राइस चेंज होता है, राइज या फॉल, एक्स का या वाई का। शिफ्टिंग तब होती है जब दोनों गुड्स के प्राइस में चेंज आता है या फिर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करना बच्चों। तो नोट्स पे आते हैं बच्चों। तो उसके बाद ये आपकी शिफ्टिंग है बच्चों। शिफ्टिंग कैसे होती है, इनकम के बढ़ने से या इनकम के कम होने से, ठीक है। रोटेशन कब होती है बच्चों, रोटेशन प्राइस अगर सिंगल गुड का चेंज होता है तो एक्स का या तो वाई एक्सिस का, ठीक है। हमारे पास टॉपिक आता है बच्चों अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व। बच्चों ध्यान देना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करने जा रहे हैं थ्रू इंडिफरेंस कर्व। बच्चों अब तक आपने ऑर्डिनल अप्रोच में क्या सीखा, आपने ऑर्डिनल अप्रोच में ये सीखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हमें दो टूल्स पढ़ने पड़ेंगे, पहला इंडिफरेंस कर्व, दूसरा बजट लाइन। आपने इंडिफरेंस कर्व खत्म किया, उसमें प्रॉपर्टीज, स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग, टेबल, एमआरएस सब पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि बजट लाइन क्या है, बजट लाइन में बजट सेट क्या है, रोटेशन शिफ्टिंग क्या है, बजट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, बजट लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है। ये सब करने के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि कंज्यूमर अपने दिए हुए बजट से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कैसे करता है। सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करूंगा मैं इंडिफरेंस कर्व को, और बजट के लिए यूज करूंगा बजट लाइन को। मतलब कि दोनों ही का यूज करके मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन थ्रू इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। अब कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when a consumer is getting, when a consumer is getting maximum satisfaction, maximum satisfaction, and he does not want to, and he does not want to change the level of consumption, change the
लेवल ऑफ कंजम्पशन। बच्चों इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो और समझो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, स्टेट ऑफ रेस्ट, और वहां से वो चेंज नहीं करना चाहता। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आप प्रूव करोगे? विद हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। सबसे पहली चीज बच्चों, सबसे पहली चीज कंडीशन होती है बच्चों कि आप क्या कंडीशन प्रूव करना चाहते हो, कहां इक्विलिब्रियम प्रूव होगा। सबसे पहली कंडीशन ये है बच्चों कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, या मैं बोल सकता हूं इसको कि स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है बच्चों? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैसे निकालते थे आप? MRS of x and y should be equals to स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसे निकालते थे बच्चों? आप निकालते थे MRE से या फिर PX अपॉन PY से। जहां पर ये दोनों स्लोप बराबर हो जाएंगे बच्चा, वहां पे होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। बच्चों कंज्यूमर क्या चाहता है कि जितनी उसकी इनकम है, जितना उसका बजट है, उसकी वर्थ के बराबर उसको सेटिस्फैक्शन भी मिल जाए। अब देखिए जरा कि कैसे मिलती है सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम। बच्चों कंज्यूमर का एम क्या है, कंज्यूमर का गोल क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना। और आपने ये सीखा है कि जितना ज्यादा ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। तो मैं यहां पर इंडिफरेंस मैप बनाऊंगा बच्चों, मैं यहां पर इंडिफरेंस मैप बनाऊंगा और इंडिफरेंस मैप की हेल्प से मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रूव करूंगा बच्चों। कैसे करूंगा आप ध्यान दीजिएगा। इंडिफरेंस मैप की हेल्प से मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे प्रूव करूंगा बच्चों। ये टेक्निकल एरर ना बहुत आते हैं बच्चों। देखो बच्चा, गुड एक्स कहां लेंगे आप? एक्स एक्सेस पे। और गुड वाई कहां लेंगे बच्चों आप? वाई एक्सेस पे। ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका एक्स एक्सेस है बच्चों। आपने सबसे पहले क्या बनाया बच्चों? मैंने सबसे पहले बनाया बच्चों बजट लाइन। सबसे पहले बनाया बच्चों बजट लाइन। इसके ऊपर मैंने टेंजेंट किया एक इंडिफरेंस कर्व। इसके ऊपर मैंने टेंजेंट किया एक इंडिफरेंस कर्व को, दैट इज IC1। इसके ऊपर मैंने एक और इंडिफरेंस कर्व बनाया बच्चों, दिस इज IC2। इसके नीचे एक और इंडिफरेंस कर्व बनाया बच्चों, दैट इज IC3। और जहां इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट बनाया वहां मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया बच्चों गुड एक्स गुड वाई का, दैट इज OX एंड OY। इसको हम OA और OB कर देते हैं बच्चों। एक्स ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, ठीक है। OA और OB, ये पॉइंट को देते हैं हम E नेम। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कंज्यूमर के लिए मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन कौन से इंडिफरेंस कर्व पे मिलेगी? आपको आंसर क्या होगा बच्चों? IC3 पे, IC1 पे या IC2 पे? सबसे हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व कौन सा? हम बोलेंगे IC2। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी IC2 पे। पर सोचिए IC2 पे जो भी कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, जो भी कॉम्बिनेशन होगा, मान लीजिए F कॉम्बिनेशन होगा, क्या कंज्यूमर इस F कॉम्बिनेशन को अपने दिए हुए बजट लाइन AB से, या फिर बजट लाइन को हम नाम देते हैं CD, क्या कंज्यूमर इस CD बजट के अंदर अंदर इस F कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है क्या बच्चों? बोलिए। कॉम्बिनेशन F इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। मान लिया कि कॉम्बिनेशन F जो है वो कंज्यूमर को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, पर क्या सोचा आपने कि कंज्यूमर इस कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है या नहीं? उसका बजट है C से लेकर D तक, उसकी बजट लाइन है बच्चों। इस बजट लाइन के अंदर अगर कोई कॉम्बिनेशन आ जाए या इसके ऊपर कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, कंज्यूमर ले सकता है, वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन। पर कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बजट लाइन से बाहर होता है बच्चों, क्या वो कंज्यूमर उसको अफोर्ड कर सकता है? दिस कॉम्बिनेशन F कॉम्बिनेशन इज अनअफोर्डेबल। सो इसको तो भूल जाओ कि इंडिफरेंस कर्व 2 वो अचीव कर नहीं सकता क्योंकि उसके बजट से बाहर है बच्चा। अब सबसे कम सेटिस्फेक्शन IC3 पे है,
सबसे लोवेस्ट सेटिस्फैक्शन IC3 पे है क्योंकि सबसे नीचे है इंडिफरेंस कर्व। बच्चों इंडिफरेंस कर्व सबसे नीचे अगर हो तो सेटिस्फैक्शन सबसे कम होगी। तो ये इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे कॉम्बिनेशन F हो या G हो, चाहे कॉम्बिनेशन H हो, ये कॉम्बिनेशन कंज्यूमर नहीं खरीदना चाहेगा क्योंकि इन कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट नहीं मिलती। बच्चों इस कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट नहीं मिलती। अब ना ही कंज्यूमर IC2 पे जा सकता है क्योंकि उसके बजट से बाहर है, ना ही कंज्यूमर IC3 पे आना चाहता है क्योंकि सेटिस्फेक्शन सबसे कम है, अभी और बजट है उसका लेने का, वो खरीद सकता है कॉम्बिनेशन। कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ई को कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ई को बोलो खरीद सकता है या नहीं? कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ई को खरीद सकता है सर, क्योंकि कॉम्बिनेशन ई जो है वो उसके बजट लाइन के ऊपर भी है, बजट लाइन से बाहर नहीं है। तो कॉम्बिनेशन ई is affordable and give high level of satisfaction। जितना कंज्यूमर के बजट में आ सकता है बच्चों उतना वो खरीदेगा। तो कॉम्बिनेशन ई इज ऑन बजट लाइन और ये IC1 पे भी है, तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी कॉम्बिनेशन ई पे, मैक्सिमम मिल रही है कॉम्बिनेशन एफ पे, पर वो कॉम्बिनेशन बजट से बाहर है। कॉम्बिनेशन जी और एच कंज्यूमर लेना नहीं चाहता क्योंकि वो सबसे लोवेस्ट IC पे है। बचता है कंज्यूमर के पास कॉम्बिनेशन ई जो कंज्यूमर खरीद भी सकता है और उस पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा भी है एज कंपेयर टू IC3। तो कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम ऑन IC1 एट पॉइंट E। अब ध्यान से देखिए बच्चों, E पॉइंट पे स्लोप ऑफ IC इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन है या नहीं? बच्चों इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों E पॉइंट पे कॉम्बिनेशन E पे टेंजेंट है। इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। एक तो ये कंडीशन पूरी होती है। दूसरा, स्लोप ऑफ IC दैट इज MRS ऑफ X एंड Y इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY, स्लोप ऑफ बजट लाइन। बच्चों पॉइंट E पर स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दोनों बराबर हैं क्योंकि इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है बजट लाइन के ऊपर। ध्यान से देखिए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है बच्चों जब इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू बजट लाइन, क्योंकि जब टेंजेंट होगा तब ही हम बोल सकते हैं कि MRS बराबर होगा PX अपॉन PY के। ध्यान से देखिए बच्चों, इंडिफरेंस कर्व 2 जो है, इंडिफरेंस कर्व 2 है और इंडिफरेंस कर्व 3 है, इन दोनों पे बजट लाइन का स्लोप बराबर नहीं है, किसी पे ज्यादा किसी पे कम। ध्यान दीजिएगा बच्चों नोट्स पे। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी बच्चों? कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व इज, पहली कंडीशन थी कि आपका MRS बराबर आना चाहिए किसके? रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड, जिसे बोलते हैं हम स्लोप ऑफ बजट लाइन। बच्चों दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है आपका MRS कॉन्टिन्यू फॉल होना चाहिए। अगर MRS कॉन्टिन्यू फॉल होगा तो आपका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होगा। और आपने जो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया बच्चों नोट्स में, वो आपने क्या किया कि आपने कॉन्वेक्स बनाया। अगर मैं बजट लाइन पे इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव बनाता, ये भी टेंजेंट है, यहां पर भी स्लोप बराबर है, यहां पर भी MRX बराबर है PX अपॉन PY के, पर इसको मैं इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकता क्योंकि सेकंड कंडीशन मेरी पूरी नहीं हो रही। इस केस में आपका MRS बढ़ रहा होगा बच्चों, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव है। कंडीशन दूसरी भी पूरी होनी चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स, मतलब MRS शुड बी डिमिनिशिंग नॉट इंक्रीजिंग। ये सेकंड कंडीशन भी आपकी पूरी होनी चाहिए, तब जाकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। बच्चों अब इस डायग्राम में आप देखिए, MRS इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्राइस कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट E पे। MRS ज्यादा भी हो सकता है,
कम भी हो सकता है, लेकिन वहां जहां टेंजेंसी ना हो। इन डिफरेंस कर्व टेंजेंट डायरेक्ट लाइन की, यहां पर तो आपका एम आर एस बराबर होगा पी एक्स अपॉन पी वाई के। अब मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ई है। अगर कोई भी पॉइंट एट ऑल द पॉइंट लेफ्ट ऑफ पॉइंट ई एंड ऑल द पॉइंट राइट टू पॉइंट ई, वो इक्विलिब्रियम नहीं होंगे। ई पॉइंट के राइट में जो कॉम्बिनेशन आपका, आपको इंडिफरेंस का IC3 दिख रहा है इसमें, और ई पॉइंट के लेफ्ट में यानी आपका IC1, इन दोनों पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर कोई भी पॉइंट लेफ्ट में है, ई पॉइंट के लेफ्ट में मतलब कि IC1 पे, तो वहां पर आपका MRS बच्चों, वहां पे आपका MRS जो होगा वो ज्यादा होगा px अपॉन py से, और राइट में आपका MRS कम होगा px अपॉन py से। तो आपको ध्यान रखना है, अगर MRS ज्यादा हो px अपॉन py से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर नहीं होता। MRS कम हो तो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। तो अगर आपसे ये पूछते हैं बच्चा, अगर आपसे ये पूछते हैं कि इफ MRS is more than px upon py, if MRS of x and y is more than px upon py, it means to obtain one more unit of x, consumer is willing to sacrifice more of y as compared to what is required in the market. It induces the consumer to buy more of x. As a result, MRS will fall. इसका मतलब क्या है? समझ में नहीं आया ना आपको? अब सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या है बच्चों? नोट्स पे आते हैं बच्चों। अगर MRS ज्यादा होगा, if MRS is more than px अपॉन py, इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। और दूसरा केस है if MRS of x and y is less than px upon py। बच्चों MRS अगर ज्यादा है, कंडीशन ये होती है कि MRS इक्वल आना चाहिए, तो आपको यहां पर MRS को कम करना पड़ेगा बच्चों। MRS को कम करना पड़ेगा टिल MRS इक्वल्स टू px अपॉन py। बच्चों आप px और py को टच नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ये असम्पशन है। MRS कम कब होगा? MRS कम कब होगा? आपको याद है बच्चों, इंडिफरेंस कर्व पहला टॉपिक, MRS हमने फॉल किया था। MRS तब फॉल हो रहा था जब कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड लेस ऑफ गुड वाई परचेज कर रहा था। तो MRS फॉल कब होगा? जब कंज्यूमर मोर ऑफ गुड एक्स एंड लेस ऑफ गुड वाई कंज्यूम करेगा। ऐसा कंज्यूमर कब तक करेगा बच्चों? मोर ऑफ गुड एक्स कब तक कंज्यूम करेगा? जब तक MRS फॉल होकर px अपॉन py के बराबर नहीं आ जाता। अगर MRS कम है, अगर MRS कम है, इस केस में आपको MRS को बढ़ाना है बच्चों, MRS को बढ़ाना है। मैं आपको एक टेबल पे लेके चलता हूं बच्चों। एक टेबल हमारे पास है, टेबल में हमने MRS बनाया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। इस टेबल में देखिए बच्चों, आपको MRS अगर कम करना है तो आप क्या कर रहे हैं? आप X को, एप्पल्स को मोर एंड मोर कंज्यूम कर रहे हैं, यस और नो, और Y को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं अगर MRS आपका कम है, मान लो आप 1:1 पे हो, आपको आना है 3:1 पे, आप कैसे आएंगे? आपको 1:1 से आना है 3:1 पे, आप कैसे आएंगे बच्चों? आप Y का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, 5 से 6, 6 से 8, यहां तक आएंगे, और X का कंजम्पशन कम करेंगे, 5 से 4, 4 से 3। तो आप क्या कर रहे हो बच्चों? आप MRS को बढ़ाने के लिए गुड वाई का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो और X का कंजम्पशन कम कर रहे हो, अपोजिट हो गया। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? इन दिस केस कंज्यूमर विल कंज्यूम more and more of good Y, more and more of good Y and less of good X and less of good X। इससे क्या होगा बच्चों? इससे MRS आपका बढ़ेगा। MRS को तब तक बढ़ाएंगे जब तक MRS इक्वल नहीं आ जाता,
px अपॉन py के। तो बच्चों आपने क्या देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बराबर होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन के, और दूसरी कंडीशन एमआरएस फॉलो होना चाहिए बच्चों, एमआरएस फॉलो होना चाहिए। तो बच्चों ये ऑर्डिनल अप्रोच आपका खत्म हो गया। हमने दोनों ही कंडीशन से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्रूव किया। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सुपीरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब कार्डिनल। ऐसा क्यों? क्योंकि इनडिफरेंस कर्व अप्रोच से आप क्या देख रहे हो कि आप सेटिस्फेक्शन को रैंक्स में मेजर करते हो और कार्डिनल में नंबर्स में करते हो। कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, लेकिन आप इनडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में इनडिफरेंस कर्व अप्रोच को सुपीरियर माना गया एज कंपेयर टू कार्डिनल। ये आप याद रखिएगा बच्चों। तो ये यूनिट खत्म होती है बच्चों। इस यूनिट के बाद हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आज जितना भी हमने किया बच्चों अच्छे से रिवाइज करना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है बच्चों। तो क्लास खत्म करते हैं आज की, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।